हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इनेलो और जेजेपी वही बोलते हैं, वही करते हैं जो बीजेपी उनसे कहती है। दीपेंद्र हुड्डा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आरोप यह भी लगा दिया कि इन दोनों पार्टियों की फंडिंग भी बीजेपी करती है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि इनेलो और जेजेपी के नेता सुबह अपना दिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को कोसने से शुरू करते हैं और शाम होते दीपेंद्र हुड्डा को कोसते हुए घर चले जाते हैं। अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभय चौटाला को ऐलनाबाद की जनता ने विधानसभा चुनाव में हराकर यह बता दिया है कि प्रदेश की जनता इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करती। दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर पूर्व मंत्री और इनेलो नेता संपत सिंह ने पलटवार किया। संपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। विपक्ष सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है और इसलिए विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे मजबूती से नहीं उठते। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि कांग्रेस केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है। जनता के हितों के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करने में यह पूरी तरह से विफल साबित हुई है। संपत सिंह के साथ ही कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में विपक्ष वाकई में कमजोर है? कांग्रेस की भूमिका पर ये जो सवाल हैं वो क्यों खड़े हो रहे हैं? इनेलो और जेजेपी को फंडिंग का जो आरोप है वो कितना सही है? विपक्षी दलों के बीच में ये जो बयानबाजी है उसके क्या मायने हैं? तू तू मैं के बीच में आखिर जनता की आवाज कौन उठाएगा? मुद्दों की कमी है, इसलिए क्या विपक्ष आपस में उलझा हुआ है? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। की बात है, जेजेपी की बात है, वो वही कहते हैं जो बीजेपी उनसे कहलवाती है। और इसीलिए वो पिछले कई वर्षों से सुबह घर से निकलते हैं, हुड्डा साहब का नाम लेके वो अपना दिनचर्या शुरू करते हैं और सारा दिन उनका नाम लेकर और शाम आते आते मेरा नाम लेकर घर वापस चले जाते हैं। शायद सपने में भी हम दिखाई देते हों। तो स्वाभाविक सी बात है, अब उनका हम क्या जवाब दें, क्या जिक्र करें। तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो आज गुटों में बटी हुई है और उनकी हालत आज इस तरीके की है कि जिस तरीके से मैं कहूँगा कि नेतृत्व विहीन आज कांग्रेस है, चाहे देश लेवल की बात करें चाहे प्रदेश लेवल की बात करें। और इसलिए वो प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास जो है वो खो चुकी है, निरंतर नीचे जा रही है और नीचे जाएगी। तो मुद्दों को लेकर के विपक्ष आप देखते हैं कि अमूमन सत्ता पक्ष पर हमलावर होता है, लेकिन अलग अलग पार्टियां जो कि विपक्ष में हो वो आपस में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करें, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और हरियाणा की राजनीति में ऐसा होता हुआ इस समय आपको दिख रहा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जो बात कह रहे हैं वो भले ही तंज भरे लहजे में कह रहे हो, लेकिन इन बातों के बीच में एक बड़ी बात वो ये भी कह गए कि ये जो फंडिंग है भारतीय जनता पार्टी इनेलो जेजेपी को करती है, ये अपने आप में बहुत आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो इन पार्टियों के ऊपर खड़ा कर दिया। ये भी वो कहते हुए नजर आए कि वो वही कहते हैं, वो वही बात मीडिया में रखते हैं जो उनको बीजेपी कहने के लिए कहती है। तो ये भी अपने आप में गंभीर आरोप है। और फिर वो तंज कसते हुए ये भी नजर आए कि इनका दिन भूपेंद्र हुड्डा को कोसने से शुरू होता है और दीपेंद्र हुड्डा को कोसने के साथ समाप्त होता है। हो सकता है कि उनके सपने में भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आते हों। तो इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं हरियाणा की इस राजनीति में, उसके मायने क्या हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। और खासतौर से जो बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही है उसके क्या मायने हैं, आज इसको समझते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजकुमार कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार कटारिया जी बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्तिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्तिया जी आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डी जी आपका स्वागत है। और सुरेश पाठक जी हमारे साथ हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश पाठक जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो बातें कही गई हैं खासतौर से दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इंडिया नेशनल लोकदल को भी, जननायक जनता पार्टी को भी, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो वही करते हैं, वो वही कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको प्रॉम्प्ट करती है। और दूसरा ये है कि आप तो फंडिंग भी करते हैं इन पार्टियों को। कैसे देखते हैं आरोपों को आप? देखिए, वैसे तो जो आरोप दीपेंद्र हुड्डा जी जो विपक्ष के हमारे सांसद हैं, उनको ये जो आरोप किए हैं, वैसे तो ये इन आरोपों का जवाब जेजेपी और आईएनएलडी इन आरोपों का जवाब दे। लेकिन चूंकि हम सत्ता में हैं और जो है ये राजनीति के अंदर फैशन हो गया है कि किसी दूसरी पार्टी को ए बी टी सी टीम इस तरीके से अलेज करना, तो ये तो
निरंतर जब कोई मुद्दा हाथ नहीं लगता है किसी विपक्षी दल के पास, तो वो एक दूसरे के खिलाफ इसी तरीके की बात करते हैं। जब किसी प्रदेश के अंदर एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं तो वो उस तरीके की बात एक दूसरे के खिलाफ लगा करके भाई ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये हमेशा से चलता आया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कोई प्रासंगिक बात है। ये जब नेता जनता के अंदर अप्रासंगिक हो जाते हैं, जनता उनकी बात को तवज्जो नहीं देती है, तो इस तरीके के अनर्गल बात करते हैं, क्योंकि जनता में जाने के उनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं है कि जनता में जाकर के कोई मुद्दा उठा करके उनके बीच जाया जाए। तो अब चर्चा में किस तरीके से रहा जाए, हाईलाइट कैसे हुआ जाए, हर रोज न्यूज में आजकल की जो जिस तरीके की राजनीति है कि हर रोज न्यूज में छपना, तो वो कोई जब मुद्दा नहीं होता तो इस तरीके के नेता जो है ना ये करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने इतने दिन हरियाणा के अंदर 2005 से और 14 तक राज अपना सत्ता संभाली है, नेतृत्व किया है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और जो है सरकार का नेतृत्व किया। तो इनको ज्यादा पता होगा कि भी किस तरीके से इन्होंने कभी इस तरीके से मैनेज किया होगा। मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके से सत्ता में जो दल है वो किसी विपक्षी दल को ऑक्सीजन देगा कि भाई आप जो ना मतलब इस तरीके से फंडिंग करके उसको चलाए बैकडोर से। मुझे इस तरीके की राजनीति कोई लगती नहीं है कि भाई कहीं पे भी कोई इस तरह, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई नेता के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो कुछ ना कुछ कहना होता है माइक के सामने, तो वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो कतई दीपेंद्र हुड्डा जी का जो ये बयान है अप्रासंगिक है और कोई ठीक है, आप कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है और ये बयान अप्रासंगिक है, बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र भारतीया जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने जो बात कही है, ठीक है, तंज भरे लहजे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन ये आरोप लगाना कि वो चाहे जननायक जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो, ये सिर्फ वही कहते हैं, वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी इनको प्रॉम्प्ट करती है, इनकी फंडिंग भी भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ा संगीन हो जाता है। इसका क्या आधार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने इस टाइम जो जनता है वो आमने सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे लोगों के साथ किए थे वो उन पे पूरी नहीं उतरी। और रही बात दूसरी दलों की, तो उनसे क्या बात करें, वो तो अपना वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल लगातार एक पार्टी तो मलाई खाती रही और आज वो ये जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वापसी की जाए। और जो आईएनएलडी है, आईएनएलडी का तो सारा सिस्टम इसी बात पे लगा हुआ है कि कैसे करके कैसे भी हम एक जाति के वोटर को साध लें, कैसे करके हम उनको इकट्ठा कर लें, कैसे निशाना बनाया जाए, कैसे हम अपने वापिस वर्चस्व को कायम करें। तो ये उनका सिस्टम उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अभी पिछले दिनों आप इलेक्शन को अगर देखें तो सिरसा पार्लियामेंट की जो 5 सीटें सिरसा की हैं, उनमें सारा का सारा मैनेजमेंट का खेल था। आप देखिए कि इनके जो सीटें हैं उनमें आपस में डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे सीटें किस को देनी है, किसको जितानी है। तो ये सारी चीजें इस बात का प्रमाण है जो दीपेंद्र जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि आपस में मिलकर A+B, A+C इस तरीके से चल रहे हैं। नहीं, लेकिन भारतीया जी, ये तो इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी की ओर से भी बार बार आरोप लगते हैं और खासतौर से इंडियन नेशनल लोकदल तो बार बार ये कहता है कि भाई ठीक है, सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ सकती थी अगर आपसी खींचातानी नहीं होती, लेकिन अगर आप विपक्ष में भी हैं तो उस भूमिका को भी आप निभा नहीं रहे हैं। ये सवाल उनका इसलिए रहता है कि भाई मजबूत विपक्ष के तौर पर अगर प्रदेश की जनता ने आपको चुना है तो आप उन मुद्दों को उठाते नहीं हैं और सीधे तौर पर आरोप ये लगा देते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। वो तो उल्टा आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। ये बात आयुष जी, लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हमने उठाया, विधानसभा के अंदर हमने सीईटी का मुद्दा उठाया और जो पक्षपात हो रहा है उसका मुद्दा उठाया, हमने एमएसपी का मुद्दा उठाया। लगातार हम इन बातों को उठा रहे हैं। हर तरफ से हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, नशे के खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं और इन सब चीजों को, अभी एसआईआर हुआ उसका भी हमने जनता के फेवर में जो बात है उसका मुद्दा उठाया। मनरेगा जो इन्होंने खत्म कर दी उसका मुद्दा हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि उसके अंदर भी ये चीटिंग कर रहे हैं जनता के साथ। ये 100 दिन का रोजगार तो अब तक दे नहीं पाए और 125 दिन का वादा कर रहे हैं। जनता को तो साफ समझ, अगर ये तो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं वही 15 लाख के तरीके के हिसाब से
कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, उसी तरीके से उन्होंने सोच लिया कि 125 दिन का कह दें तो वापिस गरीब जनता फिर से पीछे लग जाएगी। लेकिन ये बेसिक बात नहीं बता रहे हैं कि पीछे इन्होंने काम दिया कितने दिन, आम जनता को कितने दिन काम दिया। तो ये मुद्दे सब जनता के हैं और जनता के मुद्दे लेकर ही हम सरकार के खिलाफ इनके समक्ष जाकर हर जगह विधानसभा में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। रेणु साहब, अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है इंडियन नेशनल लोकदल के सामने, और चूंकि इसलिए अब ये सॉफ्ट टारगेट है कांग्रेस पार्टी की, आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप आप उन पर लगाते रहिए। अब फिर दीपेंद्र हुड्डा ये भी कह रहे हैं कि आपका तो दिन ही भूपेंद्र हुड्डा से शुरू होता है और दीपेंद्र हुड्डा पे समाप्त होता है, और आप वही कहते हैं, वही बोलते हैं जो आपको भारतीय जनता पार्टी कहती है। कैसे देखते हैं इन आरोपों को आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद देना चाहूंगा। और इसके बाद जो हमारे कांग्रेस वाले साथी हैं, इनका भी मैंने ध्यान से सुना है, इन्होंने बहुत मुद्दे उठाए। निश्चित तौर पर वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया, मनरेगा का भी मुद्दा उठाया, बहुत सारे मुद्दे उठाए। एक ऐसा मुद्दा ये मेरे भाई बता दे मेरे को जिसके ऊपर इसने सरकार को झुकाया। 37 एमएलए बड़ा विपक्ष हरियाणा प्रदेश का, इन्होंने मुद्दे तो उठाए, लेकिन एक भी मुद्दे पर यदि आपने सरकार को झुकाने का काम किया हो तो वो मुझे जरूर बताइए। ये पब्लिक ड्रामा नहीं चलेगा आयुष जी। ये कांग्रेस पार्टी केवल मात्र पब्लिक में ड्रामा करती है कि जो आपके खिलाफ हो रहा है हम उसकी आवाज उठाते हैं। पानी का भी मुद्दा नहीं उठाया था। अभय सिंह चौटाला ने जब घोषणा की कि या तो पानी दे दो या हरियाणा में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, हम उसमें नहीं देंगे। रेणु साहब, एक मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। अगर किसी ने अपना माइक या अपनी ऑडियो को ऑन रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे, तो प्लीज उसको थोड़ा सा म्यूट कर लें, क्योंकि इको हो रहा है आवाज, जिस मेहमान ने भी किया हो। रेड्डू साहब बोले। हाँ, एक तो कांग्रेस ये बताए, मुद्दे तो आपने उठाए, कहां उठाए? ड्राइंग रूम में बैठ करके उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए। क्या आप सरकार के खिलाफ लड़े? नहीं लड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ड्राइंग रूम में बैठ करके वहां से पीसी नोट जारी कर दिया, तो क्या ये कोई मुद्दा उठाने? अगर असलियत में मुद्दे उठाने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, भले ही वो 2 विधायक के साथ पार्टी आज हमारे हरियाणा प्रदेश में अस्तित्व में है, भले ही हमने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का काम किया हो, करेंगे भाई। नहीं, लेकिन रेड्डू साहब भाई मुद्दों को तो उठा रहे हैं ना, सिर्फ ड्राइंग रूम में भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, सड़कों पर भी मुद्दे उठा रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विधानसभा तक भी जा रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं मुद्दे। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि उस भूमिका में नहीं है? और क्या वाकई में बार बार सिर्फ टारगेट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को आप लोग करते हैं? वो कह रहे हैं कि आपका तो दिन ही इसी बात से शुरू होता है कि आप सिर्फ कोसिए भूपेंद्र हुड्डा को, रात होते होते आप दीपेंद्र हुड्डा तक आ जाइए। यस, इन्होंने कहा था कि सपने में भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देते हैं हमारे को। हाँ, दिखाई देते हैं, हम देखते हैं, सपने में भी देखते हैं, और सपने में देख करके हम बड़ा पश्चाताप करते हैं कि अरे भाई, आपको 37 विधायक हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया, क्यों नहीं आप प्रदेश की जनता को, उनकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हो? क्यों नहीं प्रदेश की जनता के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति सड़कों पर सरकार को झुकाने का काम कर रहे हो? क्यों नहीं करो? इसलिए हमें दीपेंद्र हुड्डा याद आते हैं, भूपेंद्र हुड्डा याद आते हैं कि जो आपको प्रदेश की जनता ने ड्यूटी देने का काम किया था, आप उस ड्यूटी के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हो माननीय महोदय जी। इसलिए हमें ये सपने में भी दिखाई देते हैं कि आपने तो हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस भाजपा के साथ मिल करके इनको परेशानी में डालने का काम किया है आयुष जी। और मैं साहब, आप भी तो ये आरोप लगाते हैं ना कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, तो भाई ये कोई इस बात को कोई मानेगा? भाई प्रदेश के अंदर जो पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है, जो ये सीधे तौर पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रही हो, उनका जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का है, आप कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, तो जब आप इस तरह की बात कहेंगे तो उधर से भी ऐसा ही जो रिस्पॉन्स है वो आएगा। इसका क्या आधार है? आयुष जी, मुझे ये बताइए, कौन सा चैलेंज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है? ये अपने ड्राइंग रूम मीटिंग में कर करके एक प्रेस नोट जारी करते हैं। अगर ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनौती नहीं होती तो 37 विधायक कैसे जीत गए विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के? दिखाना चाहिए था कि 37 विधायक तो इनके जीते ना भाई। इस बार अगर आप ये कहेंगे कि इन्होंने चुनौती देने का काम नहीं किया, तो 37 विधायक प्रमुख विपक्षी दल तो कांग्रेस पार्टी ही है ना भाई। चुनौती तो दी, ये बात ठीक है कि कुछ खामियां रही, चुनाव में हार जीत भी होती है,
लेकिन ये कहना कि भूपेंद्र हुड्डा मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसका क्या आधार है? आयुष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने मुद्दे उठाए, वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया, मनरेगा का भी लेकर के ढोल पीट रहे हैं आजकल। कौन से मुद्दे के ऊपर इन्होंने सरकार को झुकाने का काम किया? एक तो मुझे ये बता दें, इनके भी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई हैं, और कांग्रेस पार्टी भी बता दे, कल को प्रेस नोट जारी कर दे इनके नेता भी, कि हमने इस मुद्दे पर सरकार को झुकाने का काम किया। एचपीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, किस प्रकार से लोगों को हमारे युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई, सारे बाहर के 70-75% बाहर के युवाओं को रोजगार देने का काम किया, और ऊपर से कहते हैं कि हरियाणा के युवा तो वही इस काबिल ही नहीं है कि उनको प्रोफेसर नियुक्त किया जाए, हरियाणा की यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है कि वो ऐसे बच्चे तैयार कर दे। कहां सरकार को झुकाने का काम किया, कौन से मुद्दे पर सरकार को झुकाने का काम किया? आयुष जी, नंबर 1 तो ये बात है। नंबर 2 बात ये करते हैं कि भाई बीजेपी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिली हुई है। अरे भाई, आपको हरियाणा प्रदेश की जनता ने 37 विधायक दिए, प्रमुख विपक्ष बनाया, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन मजबूत विपक्ष क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं सरकार को किसी एक भी मुद्दे पर झुकाने का काम करे? क्यों नहीं आप ये दिखाते हरियाणा प्रदेश की जनता को कि देखो हमने ये मुद्दा मनवाने का काम किया? आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं समझ रही है सरकार, क्योंकि आपके अंदर यही नहीं पता कि कौन कांग्रेसी है और कौन भाजपाई है। असल रोड़ा इस बात का है कि इसमें जो अब आपने जो है ना एक नो मोशन कॉन्फिडेंस वहां पर विधानसभा में देने का काम किया था, और जिसने वो अविश्वास प्रस्ताव दिया उस सेनापति के हस्ताक्षर भी हैं उसके ऊपर, और जब अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आई उसके ऊपर चर्चा करने का काम करना शुरू किया पार्टी ने, सरकार ने, तो वहां केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के एमएलए थे दोनों, हमारे जो है अजीज अर्जुन चौटाला जी और आदित्य चौटाला जी दोनों ही बैठे थे। उन्होंने ही जो नहीं, ठीक है भाई, आपके दो विधायक हैं, अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका आप लोगों को भी निभानी चाहिए, लेकिन सवाल ये है ना, वो ये कह रहे हैं कि आप मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने बाकायदा सिरसा और कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास का जो इलाका है उसका एग्जाम्पल भी दिया, कैसे कैंडिडेट आप लोगों ने वहां पे सिलेक्ट किए, कैसे आप लोग मिलकर के चुनावों को लड़ा आपने, तो ये इस बात को तस्दीक करता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। आयुष भाई जी, अभय सिंह चौटाला एक बहुत ही मंजे हुए नेता है, बहुत ही बड़े समझदार, बुद्धिजीवी और संघर्षशील नेता है। वो हर फैसला जो करते हैं वो बिल्कुल सोच समझ करके करते हैं, और उनका एक ही ध्येय है कि हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को जल्द यहाँ से रिहा करके, इनको यहाँ से विदा करके किसानों की, गरीब की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की सरकार बनाई जाए। उसके लिए वो संघर्ष करते हैं, और कभी भी अभय सिंह चौटाला जी जो है वो झुकते नहीं है अन्याय के खिलाफ, वो झुकते नहीं है क्राइम के खिलाफ। क्या स्ट्रेटेजी थी भाई? आप अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रहे थे तो फिर ऐसे कैंडिडेट क्यों वहां पर आपने खड़े किए? भाई ऐसा कुछ करते कि भारतीय जनता पार्टी हार जाती, लेकिन वो तो कह रहे हैं आपने साठगांठ करके वहां पे चुनाव लड़ा। ये तो कांग्रेस कह रही है ना, कांग्रेस को कहने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? हमने अपने कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से भगाने के लिए खड़े किए थे। उसके लिए चाहे कांग्रेस कुछ भी बहाना बनाए, कुछ भी तरीके, आप भूल गए क्या इलाहाबाद का बाई इलेक्शन था जिस टाइम इन्होंने गोविंद कांडा के उसको समर्थन दे रखा था, और वहां जाकर के जमाल गांव में एक घोषणा करने का काम किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि गोपाल कांडा मेरा दोस्त है, विनोद कांडा वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, ये मेरा दोस्त है, भाई इसको भी देखना। ये सरेआम है किस तरह से राज्यसभा के इलेक्शन थे, चाहे वो सुभाष चंद्रा का इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद का इलेक्शन हो, अपना जो कार्तिकेय का इलेक्शन हो, किस प्रकार से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है अंदर खाने, वो सबके सामने आ चुके। ये अंदर खाने करते, लेकिन जनता के सामने तो सब कुछ आ जाता है ना, वो आया हुआ है। अभय सिंह चौटाला तो स्पष्ट व्यक्ति है, स्पष्ट बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो बात आप कह रहे हैं वो उस पर कोई तथ्यात्मक उसका जो आधार है वो नहीं है, और ये सिर्फ इसलिए आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आपके ऊपर आरोप लगा रही क्योंकि आप मुद्दों को उठा रहे हैं और कांग्रेस नहीं उठा पा रही। ठीक है सुरेश जी, कैसे देख रहे हैं? आरोप ये लगा इसी चर्चा के अंदर कि भाई आप जब इस तरह की बातों को कहते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये उठ जाता है कि आप तो सत्ता की मलाई खा चुके हैं, और ये बात अभी वर्तिका जी ने भी कही, वर्तिया जी ने भी, कि आपने पहले सत्ता की मलाई खाई और अब चूंकि अस्तित्व बचाने की लड़ाई जननायक जनता पार्टी के सामने है तो फिर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, जबकि आप भी मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। कैसे देखते हैं इन आरोपों को?
आयुष जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही, उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता को एक बार ही अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के गिरेबान में भी झांकना चाहिए, और अपने पार्टी के नेताओं से, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे ये सवाल करना चाहिए किसी डिबेट में बैठने से पहले या किसी चैनल पे आने से पहले। देखिए, 2004 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी तो उस टाइम सीएम कोई और थे, स्वर्गीय भजन लाल जी थे, और कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला। सीएम का फेस चेंज कर दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। रिजल्ट आपके सामने है, आपको पता है कि टूट फूट की गठबंधन की सरकार है। 2014 में आए, 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फेस थे, फिर से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को कहीं पे कोई जन्नत नहीं मिला, कांग्रेस विपक्ष में बैठी, और 2019 में यही, 2024 में यही। 2024 में चुनावी रुझान पे अगर बात करूं, चुनावी रुझान पूरे देश में, पूरे हरियाणा में, हर एक घर में ये बात थी, और हर एक हरियाणा वासी, प्रदेशवासी को ये पता था कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं अपनी ही विधानसभा की बात करूं, मेरे विधानसभा में जो दो प्रत्याशी थे वो शायद शैलजा गुट के थे। इस वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गुट के जो यहाँ पे नेता थे, उन्होंने उनका कहीं ना कहीं काट किया, और उनको चुनाव हरवाने के लिए जो भी भरसक प्रयास वो कर सकते थे, उन्होंने वो प्रयास किए। इनकी एक बैठक भी हुई है शायद चुनाव के बाद, और जिसमें जो हारे हुए कैंडिडेट थे, उनसे उनका पक्ष लिया गया, उनसे हार के कारण जाने गए, और जब उन्होंने कारण बताए तो कारण बताने के बाद भी उन लोगों पे कोई भी किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ, कोई भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि संगठन में उन लोगों को पद दिए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये लोग जो बात करते हैं, और देखिए इनके पास दुष्यंत जी को बदनाम करने का कोई मुद्दा नहीं था। पहले सरकार में रहते दुष्यंत जी जो काम कर रहे थे, उन कामों का ही शायद भय था कि इन्होंने एक वातावरण, एक माहौल ऐसा बनाया कि दुष्यंत जी को इन्होंने किसानों के विरुद्ध बताया, दुष्यंत जी को बताया कि भाजपा इनकी सपोर्ट से सरकार चला रही है, जबकि ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले हम भाजपा से अलग हुए, उसके बाद भी सरकार भाजपा ने चलाई। ये केवल और केवल एक नैरेटिव था, जो फॉल्स नैरेटिव था, जो कांग्रेस सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता के मन में भरा, एक माहौल बनाया, और माहौल बनाने के बावजूद जब चुनाव आए तो इन्होंने वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर कर दिया। आज अस्तित्व की बात करूं तो आज अस्तित्व इनका खतरे में लगता है, दीपेंद्र जी को शायद उनका खतरे में लगता है। इस वजह से ऐसी भ्रामक बातें नहीं कर सुरेश जी करके भाई, कहीं ना 37 कहीं विधायकों सत्ता वाली में रहना पार्टी चाहते जो हैं, मुख्य कहीं ना विपक्षी कहीं दल आपको के तौर जीवन पर रखना है, चाहते हैं जिसके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो खुद मौजूदा समय में लोकसभा के सांसद हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि अस्तित्व बचाने का संकट उनके सामने है। भाई ये संकट तो जाहिर बात है कि अगर अभी हम आंकड़े देखेंगे तो वो तो आपके सामने ना, क्योंकि आपकी इस बार तो जनता ने आपको एक भी सीट नहीं जिताई। तो ये अस्तित्व बचाने वाली जो बात है वो तो कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर ही आरोप लगा सकती है। और दूसरा ये है कि इस बात से कैसे इनकार किया जाएगा, भाई सत्ता के भागीदार तो आप रहे हैं, तो फिर वो ये कह ही सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या उसके इशारे पर दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा को निशाना बनाते हैं। नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी तो आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है। अस्तित्व बचाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सांसद रहना है या विधायक बनना है। अस्तित्व बचाने का मतलब तो है उन्हें कि शीर्ष पे रहना है प्रदेश में। उन्हें अपनी पार्टी में सबसे बड़ा मुखिया आज एलओपी है हुड्डा साहब, लेकिन हुड्डा साहब एलओपी नहीं मुख्यमंत्री होते अगर इन्होंने अपनी गुटबाजी पे लगाम लगाई होती। इन्होंने अपने जो इनके विधायक प्रत्याशी थे उनके खिलाफ इन्होंने अपने कैंडिडेट ना खड़े किए होते। एक जीवंत उदाहरण दुष्यंत जी उचाना से दिया था दुष्यंत जी ने, कि विजेंद्र सिंह के खिलाफ ही इन्होंने 2 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए, जिसका परिणाम आपको भी पता है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, मेरी विधानसभा में ही नहीं तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा को क्या लाभ है भाई, मुझे एक बात बताइए ना। सत्ता अगर आने वाली थी तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा को क्या लाभ है कि वो सत्ता आती हुई सत्ता को वो गंवा दे? ये तो प्रवक्ता कांग्रेस बता सकते हैं। नहीं तो जब आप ये आरोप लगाएंगे कि उन्होंने ऐसा किया या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं या इस तरह की जब बातें आप कहते हैं, तो भाई उसका लाभ उनको क्या होगा? भाई सत्ता में आएंगे तो अपनी चीजें जो है वो अपने हित में आप कर सकते हैं। अब ये तो कोई भी नहीं करेगा, कोई राजनेता नहीं करेगा, आती हुई सत्ता को जाने देंगे कि हम उसके साथ हैं, हमने साठगांठ कर ली, सत्ता उसको दे देते हैं थाली में परोस करके। ऐसा तो होता नहीं। चुनावी रुझान तो आप भी जानते होंगे आयुष जी, आपने भी देखे ही होंगे
और चुनाव से पहले जितने भी रुझान आ रहे थे उन सभी रुझानों में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन चुनाव के बाद एकदम ही सारे समीकरण चेंज कैसे हो गए? और ये बताइए कि जितने विधायकों के खिलाफ जो विधायक आपके हारे और जो उन्होंने शिकायतें दी है, उन शिकायतों पे आपने क्या किया? आप ये भी बताइए। मैं कांग्रेस वाले प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिए, क्या किया आपने? अब वो विजेंद्र सिंह जी हारे, विजेंद्र सिंह जी आज हरियाणा प्रदेश में एक रैली कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी अपनी विधानसभा हारे और उन्होंने बताया कि 2 जो निर्दलीय थे वो हुड्डा साहब ने भेजे। आपने बताइए क्या एक्शन लिया? मैं तो केवल वही चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए, मुझे भी पता है कि कोई भी राजनेता नहीं चाहता कि उसकी सरकार ना बने, वो जब मुख्यमंत्री का फेस है। लेकिन जो हरियाणा के हालात है, मैं तो उन हालात पे की नजर आपको दिखाना चाह रहा हूँ हालात को, और शायद मेरे से बेहतर तरीके से आप भी उन हालात को जानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं, आईएनएलडी वाले भी जानते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। राजकुमार जी, ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी लगाती है, या जब दीपेंद्र हुड्डा इस तरह की बात को कहते हैं, तो जाहिर बात है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कभी इन लोगों के साथ रहे नहीं। लोकदल के साथ आपका गठबंधन रहा बहुत लंबे समय तक, और उसके बाद जननायक जनता पार्टी से हाल फिलहाल में चुनाव से पहले आप लोग अलग हुए। तो अगर वो ये कहते भी हैं कि भाई हो सकता है कि आपके साथ इनके जो संबंध है वो अभी भी उसी तरह के बरकरार हों, और फिर विधानसभा के चुनावों में सांठगांठ हुई और आपस में मिलकर के आप लोगों ने चुनाव को लड़ा, तो वो ये आरोप लगा देते हैं कि आपकी ही पार्टी के लोग हैं या बी टीम की तरह ये काम कर रहे हैं। इसको कैसे नकारेंगे? राजकुमार जी अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट हैं आप। जी 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 आयुष जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं, और पूरा सब लोग राजनीतिक लोग हैं इस डिबेट में बैठे हैं और अपनी अपनी पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का साठगांठ सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है। जनता ने तीसरी बार सरकार बनाई है। निसंदेह जो चुनाव से पहले का माहौल था वो कहीं ना कहीं मुकाबले का माहौल था, और उसमें चुनाव से महीना 2 महीना पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से चुनाव में जा रही है। लेकिन जब चुनाव आगे चला और चुनाव में अति आत्मविश्वास कह लो या अहंकार कह लो, जो कांग्रेस के नेता थे उनको तो ये लगा कि जनता ने तुम्हें सत्ता सौंप ही दी है, तो उन्होंने फिर जो है आपस में सत्ता आने से पहले ही छीना झपटी करना शुरू कर दिया। मतलब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये वोटिंग से पहले ही इन लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान स्टेज के ऊपर जिस तरीके का चला, तो जनता ने उसको बड़ी बारीकी से देखा कि ये लोग बजाय जनता की सेवा करने के, ये लोग सत्ता में माल लूटने के लिए, सत्ता की मलाई लूटने के लिए प्रतिस्पर्धा में है। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूं। स्टेज के ऊपर ही जिस तरीके का एक दूसरे का लांछन, और जिस तरीके से उन्होंने किसी महिला के साथ कुछ वो किया, मतलब वो सारा ये सोच के चल रहे थे कि तुम तो सत्ता में आ गए हो, और इनका जो नेताओं का जो अहंकार वो जनता ने देखा, और जनता ने फिर एंड टाइम पे वोटिंग वाले दिन इनको सबक सिखाया। निसंदेह कंटेस्ट था, 37 विधायक आए हैं कांग्रेस के, और विपक्ष के दल के नाते उनका सम्मान है। और लोकतंत्र के अंदर मजबूत विपक्ष होना, देखो नंबर्स गेम है, जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसकी सत्ता आएगी, उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। उनके पास 37 विधायक हैं, कम नंबर्स नहीं है। उस नंबर के लेकिन राजकुमार जी ये आरोप इसलिए ज्यादा बार बार लगता है, और खासतौर से इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी आरोप इसलिए भी बार बार लगाती है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो टफ कंटेस्ट आप बता रहे हैं ना, उसके बीच की जो फॉल्ट लाइंस थी उनको जानबूझ करके और बड़ा किया गया।
जानबूझ करके कैंडिडेट्स इस तरह के उतार दिए गए, एक सीट पर कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट करके खड़ा कर दिया गया जिस वजह से वो ये चुनाव हार गए। तो इसलिए कहते हैं कि ये आपके साथ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग थी भूपेंद्र हुड्डा की। राजकुमार जी, वो ये कहते हैं कि ये कोई एक बंद कमरे में कोई एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी आपकी और भूपेंद्र हुड्डा की, और इस वजह से वो चुनाव हारे। उनका ये सीधा आरोप है भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर। उसी बात पे आ रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कभी इस तरीके से बंद कमरे में चुनाव के दौरान कोई अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलता, लेकिन उनके आत्मविश्वास से उन्होंने ऐसा काम किया कि हम तो सत्ता में आ गए, और अगर ज्यादा उनको लगता होगा उनके सर्वे के अनुसार कि उनके तो ज्यादा एमएलए आ रहे हैं, और उन्होंने अपना जो है जो जहां जहां उनके बिना उनकी सहमति के टिकटें दिए गए थे हाईकमांड ने, उन्होंने उनको हराने के लिए बैकडोर से उनका काम है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल, भारतीय जनता पार्टी की कोई अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की कहीं कोई कुछ नहीं है। ये अपने कर्मों से हारे हैं। और आज जो है जनता जिस तरीके से हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने 54 अपने जो है चुनावी वादे पूरे किए हैं, तो मुद्दा अब है नहीं, मुद्दा कोई मिल नहीं रहा विपक्षी पार्टी को। तो अब क्या करेंगी विपक्षी पार्टी? 5 साल तो इन्होंने टाइम पास तो करना है ना। तो अब दूसरे नंबर की लड़ाई, आपको ऐसा लग रहा है इनको मुद्दा नहीं मिल रहा होते, कह रहे हैं बराबर मुद्दे उठा रहे हैं, प्रदेश के इतने सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। मुद्दे की कोई कमी होती नहीं है, ठीक है, आप कहने के लिए कह सकते हैं कि कोई मुद्दा नहीं। मुद्दे की बात ये है जब आप लगातार सरकार में हैं, सत्ता में बने हुए, तो बहुत सारे मुद्दे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, और मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष की दल कितना मजबूती से कर पाते हैं, इस पर एक डिस्कशन हो सकता है। सुरेंद्र जी, ठीक है सर, मैं आपकी बात आ गई। सुरेंद्र जी, ये जब आपने कहा कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई ये दोनों जो आपके विपक्षी दल हैं वो लड़ रहे हैं, तो उनका पलटकर जो काउंटर आया वो ये आया कि दरअसल ये अस्तित्व तो आप लोग अपना बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा कैसे कंट्रोल बनाए रखें पार्टी के ऊपर, ये असल लड़ाई उसकी है, और इसलिए इस तरह के आरोप वो आपके ऊपर लगाते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका को नहीं निभा पा रहे हैं। आती हुई सरकार आपने थाली में परोस करके दे दी भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसके अंदर सभी तरह से सभी नेताओं का मान सम्मान है। और जो मेरे भाई अभी कह रहे थे इनेलो के कि हमने उनका ये किया, उनका फेवर किया, तो फेवर तो सरेआम आप लोग कर रहे हैं, उनको एक तरीके से उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये बताइए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं, या तो उनके लिए दीपेंद्र हुड्डा टारगेट रहते हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा टारगेट रहते हैं। वो कभी सैनी साहब को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? वो कभी मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएंगे सीधा सरकार के खिलाफ बोलते हुए। तो इस बात से साफ पता चलता है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। नहीं सुरेंद्र जी, ऐसा नहीं है, बार बार हम लोग देखते हैं, और अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अभय सिंह चौटाला जी ने की है, कितनी बातें कही उन्होंने सरकार को लेकर। नायब सिंह सैनी को भी निशाने पर लेते हैं। केंद्र का मुद्दा अगर कोई होता है, केंद्रीय मुद्दा कोई बड़ा है जो प्रदेश के स्तर पर भी इफेक्टेड कर रहा है, तो फिर उस पर भी वो लोग प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है क्योंकि 37 विधायकों के साथ आप सबसे प्रमुख विपक्षी दल हैं, जिस भूमिका में आपको होना चाहिए उस भूमिका में आप हैं नहीं, और इस बात पर भी उनका एतराज है कि जो सत्ता आपको मिल सकती थी वो सत्ता जानबूझ करके आपने अपने हाथ से जाने दी है, क्योंकि ये पार्टी के ऊपर प्रदेश के अंदर कंट्रोल कैसे बनाए रखना है भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, ये लड़ाई असल उस बात की है। इसका क्या जवाब है? देखिए, हाईकमान पूरा स्ट्रांग है हमारा, कहीं भी कोई कमी नहीं है, सारे की सारी, क्योंकि सभी नेता, हम लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक संगठन है हमारा, और सभी नेता एकजुट हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मेरे बड़े भाई अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि सब चुनाव लड़ते हैं और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं होती है, तो वो ये बात कहना भूल गए कि पार्टी जो है, ठीक है, आज की डेट में ये मान सकते हैं कि जनता ही जनार्दन है और जनता ने जो मत दिया और उसके हिसाब से बीजेपी सत्ता में आई है तीसरी बार। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अभी हमने जो इतना बड़ा वोट चोरी का मुद्दा उजागर किया है, उसमें ये क्लियर है कि हम सत्ता में क्यों नहीं आए, इसके पीछे वोट चोरी का मुद्दा है। आप देखिए कि एक मॉडल जो बाहर की मॉडल है उसके 22 वोट, और वो 22 वोट 22 वोट चोरी वाले विषय पर फिर डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता हूं। ये वोट चोरी वाला मुद्दा जब आप लोग इसको साबित कर दीजिएगा तब बताइएगा, क्योंकि ऐसा है नहीं ना कि केवल 2 वोट या 4 वोट कहीं इधर उधर आपने बता दिया और वो भी सब जाकर के कैमरे पर पता चला कि कहां पर किसने किससे वोट डाला है। इसलिए ये कोई मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा ठीक है, आपको आपकी पार्टी के हिसाब से लगता है, लेकिन ये जनता के मैंडेट का अपमान भी है एक तरीके से।
अगर वोट चोरी जनता ने होगी तो जो सिलेक्टिव मैंडेट नहीं होगी ना कि हरियाणा में हम जीत जाते हैं, हिमाचल आपको दे देते हैं, कर्नाटका आपको दे देते हैं, तेलंगाना आपको दे देते हैं, ऐसे वोट चोरी होती नहीं ना। जनता इसलिए ने वोट जो चोरी वाले मैंडेट विषय पर दिया, किसी और दिन, लेकिन प्रदेश के विषय पर मुझे ये बताइए कि क्या भूपेंद्र हुड्डा, क्या दीपेंद्र हुड्डा वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का उनका कोई साठगांठ है क्या? क्योंकि ये आरोप लगाते हैं। देखिए, ये इस तरह के आरोप लगाना, ये जो छोटी पार्टियां हैं, ये इस तरह के आरोप लगाकर अपने आप को उभारने की कोशिश कर रही हैं। बाकी ऐसा आप भी जानते हैं और सब जनता जानती है कि हम कितने निष्ठा से पार्टी के लिए चुनाव लड़े, कितनी निष्ठा से हमने पार्टी के लिए संघर्ष किया। आज भी हम दोबारा से पार्टी को एकजुट करके जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो अभी पीछे फसलें खराब हुई उनका मुद्दा था, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा था, चाहे सीईटी का मुद्दा था, चाहे पेपर लीक का मुद्दा था, चाहे नशे का मुद्दा है, चाहे महंगाई का मुद्दा। हम हर मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर भी बात उठाते हैं, लोकसभा के अंदर भी बात साहब ने कहा कि उठाते हैं। मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, लेकिन बताइए कोई एक मुद्दा जिसपे आप सरकार को झुका पाए हो। देखिए, हमारा काम है मुद्दे उठाना, जनता के बीच जाना। अभी तो वो ये कह रहे थे कि आप जनता के बीच जा नहीं रहे, तो अभी इसका मतलब हम जा रहे हैं, ये तो बात साबित हो गई ना उनकी बात से कि हम जा रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ जब एकजुट वो ये कह रहे हैं कि आप ड्राइंग जाएंगे, रूम में बैठ करके मुद्दे उठाते हैं कि ठीक है आपने कोई ट्वीट कर दिया या कहीं कोई एक मीडिया बाइट दे दी और उसके बाद इतिश्री उसकी हो गई। भाई मुद्दा उठाना तो तब हुआ ना कि आपने कोई मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया और सरकार को फिर बैक स्टेप होना पड़ा कि नहीं, विपक्ष का दबाव है, विपक्ष का इतना विरोध है, जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने उस किसी एक ऐसे विषय को वापस लिया हो। आप ऐसा तो कर नहीं पाए, तो इसलिए आप मुद्दे कहां उठा पा रहे हैं? देखिए, जो काम विपक्ष का है, विपक्ष अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। और जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि जो ये छोटे दल हैं, वो एक पर्टिकुलर एक नेता को टारगेट करके जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, उसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, अपने वर्चस्व को बचाना चाह रहे हैं। वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें टारगेट कर रहे हैं कि हम मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। हम मुद्दे उठाते हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं लगातार। अभी भूपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह जा रहे हैं, कुमारी शैलजा जी जगह जगह जा रही हैं। तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो घर में बैठा है, हर जगह जनता के बीच में जाया जा रहा है, हर जगह जनता से बात हो रही है। चाहे वो पीछे अभी नशे से जो बच्चे मरे हैं, वहां कुमारी शैलजा जी जाके आई हैं, किसानों के बीच में दीपेंद्र हुड्डा जी गए हैं। अभी हर जगह उन्होंने सब जगह जाने की कोशिश की, जहां तक अभी संभव है वहां तक हमारा हर आप कह रहे हैं आप पहुंच मुद्दे रहा है। उठा रहे हैं, जबकि अब इनेलो का मानना है या जननायक जनता पार्टी का मानना है कि आप उस मुद्दों को उठा नहीं पा रहे। विजेंद्र रेड्डी जी, देखिए, ये जो कांग्रेस वाले ना, इनका वो मदारी वाला काम है। डुगडुगी बजाते हैं, अपने आदमियों को बुलाते हैं, इकट्ठे करते हैं और अपने घर में वापस चले जाते हैं। वहां 10-15 इकट्ठी की, कहीं 25,000 तो कहीं 20,000 कम और अपने चले जाते हैं। मैंने दोबारा फिर मैं पूछता हूं, कोई एक ऐसा मुद्दा जिस पर आपने मौजूदा सरकार को झुकाने का काम किया, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो फिर भी सरकार को झुकाने का काम किया। किसान आंदोलन में अभय सिंह चौटाला एकमात्र पूरे हिंदुस्तान का ऐसा विधायक है, इस्तीफा देकर के सरकार को सीधी चेतावनी देने का काम किया। और जब पंजाब ने SYR का पानी रोकने का काम किया था और उन्होंने भाखड़ा डैम के जो चेयरमैन है उनको भी अरेस्ट करने का काम किया था, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला के एकमात्र बयान से कि या तो पानी दे दो या हरियाणा में घुस के दिखा दो। और आप मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा था, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो बीजेपी के नहीं, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी शक्ति को माना था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्रांतिकारी है, वो कुछ भी कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री संभल जाओ, क्योंकि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खड़ी हो चुकी है और वो क्रांतिकारी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगले ही दिन पानी छोड़ने का काम किया था। ये होते हैं मेरे भाई मुद्दे, ये होते हैं विपक्ष। अब अगर आपने मुद्दे उठाए, हम कब मानते हैं, कब नहीं मानते हैं कि आपने मुद्दे नहीं उठाए, लेकिन मुद्दों के ऊपर कौन से मुद्दे पे आपने सरकार को झुकाने का काम किया, मेरा ये प्रश्न आपसे था और इसका आपको जवाब नहीं दे पाए। और दूसरी बात जो है ना, जो कांग्रेस पार्टी है, देखिए ये ठीक है, अपना अपना काम करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहते हैं कि भाई हम जो ना सत्ता में आए, हम समाज की सेवा करें। कांग्रेस पार्टी का तो 10 साल शासन रहा, कितना समाज की सेवा की, कितना भ्रष्टाचार था,
चाहे सेंट्रल लेवल का था, चाहे स्टेट लेवल का था, वो सारे के सारे आंकड़े जो ना किस तरह से लैंड माफिया बड़ा हुआ, किस तरह से जमीनों को लूटने का काम किया, किस तरह से आज भी डीएलएफ के केसेस खत्म नहीं हो पा रहे हैं। मानेसर लैंड का है, चाहे वो अपना एक था, अपना न्यूज़पेपर वाला था, वो है, आज भी वो चला हुआ है। भाई साहब, आप ये पार्टी जो है ना, ये स्वार्थी पार्टी है, अपने नेताओं को या अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं, लेकिन रेणु साहब वो ये कह रहे हैं कि नेशनल आपको हेराल्ड भूपेंद्र हुड्डा और का दीपेंद्र मुद्दा है, हुड्डा आप से जो ज्यादा बोल रहे एतराज थे, क्यों है, नाम याद जबकि दिला। विपक्ष में तो आप भी हैं रेणु साहब। आपको मौजूदा सरकार पे और सत्ता पक्ष पे हमलावर होना चाहिए, ये उधर हमलावर होने से क्या होगा? हम सत्ता पक्ष पर हमलावर हुए। हमारे अजीज अर्जुन चौटाला जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, बेरोजगारी का क्वेश्चन उठाने का काम किया। हमारे आदित्य चौटाला जी ने किसानों का मुद्दा उठाने का काम किया, घोटालों के बारे में मुद्दा उठाने का काम किया। और जब कभी इस तरह का मुद्दा आता है तो हम सरकार को पूर्ण रूप से घेरने का काम करते हैं। यदि सरकार का पक्ष और सरकार का बचाव करते हैं तो कांग्रेस वाले करते हैं। जब इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए विधानसभा में, और जब उसके ऊपर सरकार ने बहस रख दी कि भाई हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे, और उसको उठ करके बाहर चले जाते हैं। वहां केवल और केवल अर्जुन चौटाला ने हर बात का जवाब देने का काम किया। और एक उससे पहले वाले सेशन में तो मुख्यमंत्री ने भी माना कि विपक्ष तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, कांग्रेस वाले तो ले है और अपने जूते पहने और सदन से बाहर चले जाते हैं। इसी तरह से अपने शीतकालीन सत्र में भी इन्होंने ये ड्रामा करने का काम किया था। पूरे प्रदेश ने देखा कि भाई आपने प्रस्ताव दिया, अविश्वास प्रस्ताव आपने प्रस्तुत कर दिया, और जब अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बहस होने का समय होगा, सरकार ने मान लिया आपका प्रस्ताव, और तब आप आउट हो जाते हैं। वोट चोरी के ऊपर आपने प्रस्ताव दिया और सरकार ने मान लिया। जब वोट चोरी के ऊपर या चुनाव संशोधन नाम का एक बिल लेकर के आई, उसके ऊपर जब बहस करने की बात आती है तो तब आप सदन से बाहर हो जाते हैं। क्यों नहीं आपने सदन में बैठ करके वोट चोरी के मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम किया? तो रेणु साहब आप ये कह रहे हैं मुद्दों से भागने का काम करते हैं और इसलिए आपको एतराज है इस विपक्ष की इस भूमिका को लेकर के कांग्रेस पार्टी के। सुरेश जी, ये छोटे दल की अस्तित्व बचाने की ही लड़ाई है और इस वजह से प्रासंगिक कैसे बने रहना है, सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो मुख्य विपक्षी दल है आप उस पर हमलावर होते रहिए। आयुष जी देखिए, मैं फिर से वही चीज कहना चाहूंगा कि किसी ने 2029 में क्या होना है, कैसे समीकरण रहेंगे, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, अभी से इस चीज पे कोई भी जवाब नहीं दे सकता और सटीक जवाब कोई भी नहीं दे सकता। तो हर एक दल का, वो चाहे छोटा दल है चाहे बड़ा दल है, उसका काम है कि वो जनहित में जनता के लिए काम करे और जनता के मुद्दे उठाए। देखिए, अगर प्रदेश के अंदर कोई सरकार की कोई नाकामयाबी है, सरकार की नाकामयाबी है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ये भी हमारा काम है, चाहे हम छोटे दल हैं चाहे हम बड़े दल हैं। लेकिन आज की तारीख में मुद्दा क्या है कि जो सरकार की नाकामयाबियां हैं वो विधानसभा में भी है, तो जो मेन विपक्षी दल है वो उस चीज को प्रॉपर नहीं कर पा रहा। इस वजह से विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है, वो छोटे छोटे दलों के या सभी दलों के वो नजर में है, वो टारगेट पे है। अब मैं आपको बात करूं, पीछे डीजीपी साहब ने एक बयान दिया था थार और बुलेट को लेके। ये जनहित से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा था कि एक आम आदमी जो बुलेट इस्तेमाल करता है, एक थार इस्तेमाल करता है, उसकी एक प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी कि वो सामाजिक स्थानों पे अपनी गाड़ियों को लेके जाने से भी बच रहा था। तो क्या दुष्यंत जी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया? एमडीयू का मुद्दा था, एमडीयू की नैक रेटिंग का मुद्दा था, दुष्यंत जी ने उस मुद्दे को उठाया। एचटेट का मुद्दा था, हमारे युवा अध्यक्ष दिग्विजय भाई साहब ने उस मुद्दे को उठाया। तो मुद्दे जहां पे सरकार गलत है वहां पे सरकार को घेरने का काम, और इसमें यह नहीं देखा जाता कि हम बड़े दल हैं या छोटे दल हैं। हाँ, विपक्षी दल जो हैं जिन्हें विधानसभा में दूसरे नंबर पे बैठाया, जब वो अपने काम को बखूबी नहीं निभाते हैं तब उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी आती है, इस तरह की बातें आती हैं, और उससे इनको, मैं प्रवक्ता साथी को भी कहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी दुख होगा, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, क्योंकि अगर 1 साल पहले 1.5 साल पहले इन्होंने अच्छी तैयारी कर ली होती, आज शायद ये सरकार में होते और हम शायद इनसे सवाल कर रहे होते। तो आज इन्हें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनके जो आला कमान है उनके कारण से इनको भी विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। तो दुख तो इनको भी बहुत होगा।
मैं तो केवल यही चीज कहना चाहता हूं, इसमें कोई भी सवाल ये नहीं है कि हम सरकार में हैं या सरकार में नहीं हैं। हम मतलब हमारा क्या रोल रहेगा, हम केवल और केवल मुद्दे उठाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसको आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके लिए हमें ये जरूरत नहीं है कि हमारे पास विधानसभा में कोई सीट है या नहीं। राजकुमार जी, इसी चर्चा में एक प्रश्न ये भी उठा जब ये हुआ कि ये सारे जो दल हैं और खासतौर से जो इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी है उसको आप लोग बैकडोर सपोर्ट करने की बात, तो ये भी कहा गया कि सांठगांठ से बड़ा प्रश्न ये था कांग्रेस पार्टी का कि भाई ये जो मैनेजमेंट आप लोग करते हैं ना उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, मतलब पार्टियों को साथ लेते हैं, जो एजेंसीज हैं उनका आप लोग सहारा लेते हैं और इस वजह से आप ये चुनाव जीते हैं। कोई जीता हुआ जो चुनाव है वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस वजह से हार गई, इस्तेमाल किया आपने इन तमाम चीजों का और इस वजह से आप ये चुनाव जीते हैं। राजकुमार जी म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें एक बार। हाँ आयुष जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप बात को, जो ये चर्चा है आज की, उसको समझने की कोशिश करिए। देखो, लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव हारती है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि आप जहां खड़े हैं उससे फिर रिकवर करें। अब जेजेपी जहां खड़ी है वो 0 पे, अब जेजेपी चौथे नंबर में है, वोट शेयर तो कुछ ना कुछ आया ही है उनका, तो वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है आईएनएलडी से, क्योंकि वो पारिवारिक लड़ाई भी है, तो वो उसमें उस तरीके से बार बार में उन पार्टियों का आपस में दोनों भाइयों का और उनका दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के लोगों का भी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ आती है। और क्योंकि वो पहले परिवार की लड़ाई लड़ेंगे तब वो फिर जनता की लड़ाई लड़ पाएंगे, तो वो उसमें उलझी हुई है। तीसरे नंबर की जो है, जिनके 2 जो है एमएलए हैं, और वो आईएनएलडी दूसरे नंबर के लिए प्रयास करेगी कि भाई वो उसके ऊपर हमला इसलिए कर रही है कि वो मुख्य विपक्षी दल जो है उसके खिलाफ बोल के ही उसकी जगह लेंगे। और कांग्रेस को चाहिए कि वो बीजेपी जो आज सत्तासीन है उनसे जो कमियां हो तो वो उनको उठाए, लेकिन चूंकि वो कमियां मिल नहीं रही हैं, अब वो दूसरे नंबर की